हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री शाखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। फाइनली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर पे पहुंच गए हैं। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोगों ने स्टार्ट की थी तो उसमें शुरुआत में जो पढ़ा था वो थी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम लोग 12th का पहला चैप्टर जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, या इसको हम लोग हेलोजन डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन हटाइए और उसकी जगह हेलोजन अटैच करिए तो क्या बोलेंगे? हेलोजन डेरिवेटिव्स। उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफी कुछ यहाँ पे ऐसा होगा जो पीछे से कनेक्टेड होगा। पीछे से कनेक्टेड मीन्स जो आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई गई है वहां पे बताया गया होगा। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का यूज होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का यूज होगा, तो वो सारी चीजें यहां पर भी यूज होने वाली हैं। तो अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं चैप्टर को, तो आपको चाहिए कि आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स को पहले कंप्लीट करें और फिर इस लेक्चर को देखें। खैर, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। देखो होता क्या है बेटा, पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में ये जो कंपाउंड होता है RH को हम लोग कहते हैं एल्केन, राइट? सभी को पता है भाई R क्या होता है? CnH2n+1 और एक H और जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? CnH2n+2। तो ये एल्केन है। और हमने क्या किया? हाइड्रोजन को हटाया। हाइड्रोजन को हटा के क्या किया? यहां पर हेलोजन को लगा दिया। तो इस तरीके से यहां पर ये लगा हुआ है X का मतलब है यहां पर हेलोजन। तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे हेलो एल्केन। इसी तरीके से हेलो एल्कीन, हेलो एल्काइन, ये पॉसिबल है। अच्छा, एरीन कब यूज करते हैं? बेंजीन तो आपने सुना ही होगा। तो ये जो होता है C6H6, ये होता है बेंजीन। पता होगा आपको, हर जगह CH होता है। इसका नाम होता है बेंजीन। बेसिकली ये बेंजीन है, लेकिन जब हम इसमें भी ब्रांचिंग वगैरह कर दें हाइड्रोकार्बन पार्ट की, तो वहां पे एक कॉमन टर्म यूज होता है एरीन। मतलब ये एक एरीन का एग्जाम्पल है। जैसे हमने यहां पर जनरल लिखा था RH एल्केन, वैसे हमने यहां पर जनरल नहीं लिखा, राइट? यहां पर डायरेक्टली हमने एग्जाम्पल लिख दिया बेंजीन। बेंजीन इज एग्जाम्पल ऑफ एरीन। एरीन किसे बोलेंगे? बेंजीन भी एरीन है। बेंजीन से अगर कोई ब्रांच लगी हुई है हाइड्रोकार्बन पार्ट की, वो भी एरीन है। मतलब बेंजीन और उसके डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एरीन। तो चलिए हम लोग इसे एरीन ही लिख रहे हैं। तो ये एरीन हो गया। और क्या किया हमने? हाइड्रोजन को हटा दिया। CH था, H को रिप्लेस किया और H को हटा करके हम यहां पर ले आए कोई हेलोजन। तो इसको हम कहेंगे बेटा हेलो एरीन। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। ये सब एग्जाम में ऐसा कुछ पूछा जाने वाला नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अच्छा, फिर हमें यहां पर क्या आना चाहिए अगर हम बात करें? देखो, एक तो हमें इसका क्लासिफिकेशन आना चाहिए। एग्जाम में ये भी नहीं पूछा जाएगा। क्लासिफिकेशन में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। जैसे कि ये जिस कार्बन के साथ कोई भी हेलोजन अटैच है, वो 2 बार हाइड्रोजन दिखाया, 1 बार ये हाइड्रोकार्बन पार्ट दिखाया, तो ये एग्जाम्पल किसका आ जाएगा? प्राइमरी का। या हो सकता कि तीनों ही हाइड्रोजन होते, मिथाइल हैलाइड होता, तब भी वो प्राइमरी के अंदर ही आता है। अब हमने क्या किया? जिससे हेलोजन अटैच है वहां पर हमने 2 बार R ले लिया, 1 बार H लिया, तो ये सेकेंडरी हो जाएगा। और इसी तरीके से जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है उसकी बची हुई तीनों, वो 3 बार कार्बन से अटैच है, तो इस तरीके से ये कौन सा हो जाएगा? टर्शरी। अच्छा, इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं क्लासिफिकेशन में? एलिफेटिक एंड एरोमेटिक ले सकते हैं। एरोमेटिक एंड एलिफेटिक, चलिए कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी आप पहले लिख सकते हो। एरोमेटिक तब बोलेंगे, यहां पे चलिए दिख जाएगा शायद आपको, वहां आगे वाले पेज पे दिखा देते हैं, इधर की तरफ आप देख लीजिए। एरोमेटिक तब बोलेंगे जैसे बेंजीन है, जब बेंजीन से ये डायरेक्टली अटैच होगा, यहां पर ये हेलोजन अटैच है, इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं, तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल एरोमेटिक का। और
एलिफेटिक तब बोलेंगे जब यहां पर इस तरीके से R और ये Cl लगा हुआ है, तो ये एग्जाम्पल किसका है? एलिफेटिक का। बाकी अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ते जाएं तो इंट्रोडक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, यहां पर हमें इसकी आनी चाहिए IUPAC नेमिंग, जो कि मैं आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट हमें यह पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं। हालांकि ये टॉपिक या तो 11th में पढ़ा जाता है या फिर ये टॉपिक 13th में पढ़ा जाता है, मतलब 12th पास आउट वालों के लिए। 12th में इसका कोई रोल नहीं होता है। अभी फिलहाल हम ये लेक्चर 12th के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, 12th जेई मेंस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, मतलब 12th के लिए और 12th से ही जेई मेंस या नीट के लिए। तो इसके बारे में फिलहाल हम यहां पर बात नहीं करेंगे। ये सब हो गया, और जो मेन हेडिंग यहां पर स्टार्ट होगी वो जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तो ये हमें अब यहां पर पढ़ने हैं। तो मतलब हेलो एल्केन और हेलो एरीन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। पहले जो हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे वो हेलो एल्केन्स के पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी है 11th में अभी तक पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी है तब भी काम चलेगा। जैसे कि आपने एक सीक्वेंस पढ़ा है कंपाउंड्स का, एल्केन, फिर एल्कीन, एल्काइन, ये तो 11th का हाइड्रोकार्बन थे, फिर एरोमेटिक वाले थे। 12th में हेलोजन डेरिवेटिव, फिर आते हैं एल्कोहल, ईथर, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उनके डेरिवेटिव्स, और लास्ट में आते हैं नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स। ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन इन जनरल आपसे अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हो तो आपसे वाइवा में पूछ लिया जाए, चलिए हेलोजन डेरिवेटिव्स के 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बताइए, तो क्लिक नहीं कर पाता है। उसको क्लिक करने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि आप पहला उठाइए, पहला कंपाउंड जो आपने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? वो आपने पढ़ा था एल्केन। एल्केन से कैसे बनाओगे हेलोजन डेरिवेटिव, ये सोचो, वो बताएंगे हम आपको। मतलब बनाने का आपका जो 5 मेथड अगर आपको बताने पड़ जाए कहीं पे अचानक से, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन अगर बताने पड़े कहीं पे तो इस तरीके से एल्केन से, एल्कीन से, एल्काइन से, हेलोजन डेरिवेटिव से दूसरा हेलोजन डेरिवेटिव, एल्कोहल से हेलोजन डेरिवेटिव, इस तरीके से। तो जो हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा वो भी यही रहेगा, जो हम आपको लिखाएंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन वो उसी तरीके से लिखाएंगे। तो सबसे पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग लेंगे वो होगा फ्रॉम, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, एलिफेटिक के लिए पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक के लिए ऑटोमेटिकली हम वहां पे पहुंच जाएंगे, फ्रॉम एल्केन्स। मतलब हमें एल्केन्स को कन्वर्ट करना है किसमें? हेलो एल्केन में। तो आपको पता है ये कंपाउंड जो होता है इसको हम एल्केन कहते हैं, और हम कहां ले जाना चाहते हैं इसको? हम इसको ले जाना चाहते हैं RX, मतलब हेलो एल्केन में ले जाना चाहते हैं। अभी ये कोई रिएक्शन नहीं लिखी है, बस हमने अपना ऑब्जेक्टिव लिखा है कि हमें ऐसा कराना है और हम कैसे कराएंगे। मेनली जो रिएक्शंस होती हैं वो 3 होती हैं। एक तो होती है एडिशन, मतलब अगर कहीं पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पे डबल या ट्रिपल को तोड़ के, पाई बॉन्ड को तोड़ के किसी ग्रुप या एटम को जोड़ दो, तो एल्केन में पाई बॉन्ड तो है नहीं। दूसरी होती है रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन, एक एटम या ग्रुप को हटाओ, उसकी जगह दूसरा एटम या ग्रुप ले आओ, वही यहां करना पड़ेगा। H को हटाना है और हेलोजन को यहां पर लाना है। मतलब यहां जो रिएक्शन आप कराओगे वो कौन सी होगी? सब्स्टिट्यूशन। हालांकि सब्स्टिट्यूशन भी 3 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तीनों ही आप इस चैप्टर में पढ़ लोगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहीं पर निपटने वाली है। एडिशन बताया आपको वहां होगा जहां पाई बॉन्ड होगा, और एलिमिनेशन, एलिमिनेशन वहां होता है जहां फंक्शनल ग्रुप होता है। कुछ ग्रुप निकल जाता है और ग्रुप निकलने के बाद वहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, वो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो फिलहाल यहां पर क्या होने वाला है? यहां पर सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम एल्केन्स में अगर एल्केन को हमें हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड में कन्वर्ट करना है तो ये तो हमने एक ऑब्जेक्टिव लिखा, आप चाहें तो इस रिएक्शन को ना लिखें, ये तो सारा आपको लिखना ही चाहिए, यहां तक लिखना चाहिए। फ्रॉम एल्केन, एल्केन से अगर हमें बनाना है हेलो एल्केन तो जो आप लिखेंगे लिखिएगा बाई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो
तो जो रिएक्शन होगी फ्रॉम एल्केन में, एल्केन से हम कैसे बनाएंगे, बाई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने शॉर्ट में लिख दिया है, आप पूरा ही लिखिएगा, बाई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे ये रिएक्शन परफॉर्म कराई जाती है, लिखिएगा, व्हेन एल्केन इज ट्रीटेड विद Cl2 और Br2, मतलब मैं जो आपको लिखाने जा रहा हूं वो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के लिए है, क्योंकि जो जनरल मेथड में आपको लिखाऊंगा वो फ्लोरीनेशन और आयोडीनेशन के लिए नहीं है। फ्लोरीनेशन और आयोडीनेशन में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसके लिए उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपने क्या लिखा, व्हेन एल्केन इज ट्रीटेड विद Cl2 और Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सूर्य भगवान, मीन्स सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कॉमा लगा के, वन और मोर हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाई हैलोजन, वन और मोर हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाई हाइड्रोजन। एक काम करते हैं, यहां पे हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं, यहां पे लिखते हैं, रब कर लें इसे, फिर बताते हैं इस रिएक्शन में होता क्या है। बड़ी अच्छी रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, आप पढ़ोगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। देखिएगा बेटा, क्या करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में, ये हमने एल्केन लिया, RH एल्केन हो गया, इसकी रिएक्शन हमने कराई Cl2 या Br2 से, सपोज दैट हमने Cl2 ले लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये एनर्जी होती है सनलाइट की, h न्यू फोटोन होता है ये, एक Cl और एक H, हमने यहां माइनस क्या कर दिया, HCl, और साथ में यहां पर क्या बना दिया, RCl। इस तरीके से ये बन गया क्लोरो एल्केन। एक एग्जांपल लेते हैं, मीथेन, मीथेन को हमने ट्रीट किया Cl2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन सनलाइट, एक H एक Cl निकाला, माइनस HCl, यहां बनेगा कंपाउंड CH3Cl, ये मीथेन है, इसे आप कहेंगे क्लोरो मीथेन। होता क्या है, आगे भी रिएक्शन चल सकती है, फिर से क्या हुआ, Cl2 का मॉलिक्यूल इसके साथ कोलाइड किया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, माइनस HCl, तो यहां पर क्या होगा, CH2Cl2, ये होगा डाइक्लोरो मीथेन। अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर से इसको हमने ट्रीट किया Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन, माइनस हुआ HCl, ये बना यहां पर CHCl3, ऑफ कोर्स क्या नाम होगा, ट्राइक्लोरो मीथेन, या इसका एक कॉमन नेम होता है जो कि है क्लोरोफॉर्म। तब देखिएगा लास्ट स्टेप, फिर से Cl2 सनलाइट माइनस HCl, यहां बनेगा CCl4, यानी टेट्राक्लोरोमीथेन, या इसी को हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। IUPAC नेमिंग आपको आती है, जो कॉमन नेम है वो हमने यहां पर लिख दिया। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से चलती है। मेन प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट के लिए सोचो, CH4 था, एक कंटेनर में CH4 था, सनलाइट की प्रेजेंस में रखा था, हमने उसमें क्लोरीन गैस को इंट्रोड्यूस कराया। भाई ऐसा तो होता नहीं कि एक एक मॉलिक्यूल को पकड़ के हम रिएक्ट करा दें, क्लोरीन गैस को इंट्रोड्यूस कराया, Cl2 और CH4 के बीच में कोलिजन्स हुए, रिएक्शन स्टार्ट हुई, ये बना। क्लोरीन गैस को आप देते जा रहे हैं लंबे समय तक, तो क्या होगा, ये बन जाएगा, उसके बाद इससे भी क्लोरीन टकराएगी, ये बन जाएगा, और क्लोरीन गैस जब एक्सेस में दी जा रही है तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो CCl4 होगा। अगर आपने Cl2 को एक्सेस में दिया है तो ये यहां का मेन प्रोडक्ट होगा, और अगर आप Cl2 बहुत कम देते हैं, लिमिटेड देते हैं, ये एक्सेस में होता है, तो मेन प्रोडक्ट क्या होगा, CH3Cl होगा। तो डिपेंड करेगा रिएक्शन कंडीशंस पे, या आपको रिएक्शन में लिख के दे दें कि 1:1 का रेशियो लिया गया, किसका, CH4 और Cl2 का, तो बताइए मेन प्रोडक्ट, तो बने कुछ भी, लेकिन वहां पे हमें CH3Cl ही दिखाना होता है। तो ये बात आप जरूर यहां पर मेंशन करिएगा, लिखिएगा,
इसको रिएक्शन को लिखने के बाद नोट करके आप लिख लें, व्हेन Cl2 is in excess, major product is CCl4, and when CH4 is in excess, major product is CH3Cl, राइट? ये हो गया। आप चाहें तो ये भी अपना एक ट्रिक लिख सकते हैं, अगर रिएक्शन में ये 1:1 के रेशियो में दिए गए हैं CH4 और Cl2, तो भी आप जो प्रोडक्ट दिखाएंगे वो क्या दिखाएंगे? CH3Cl दिखाएंगे। यहां पर थोड़ा सा और हम बात करना चाहेंगे, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन होता है। देखो बेटा, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन का मतलब जिस कार्बन का हाइड्रोजन हटेगा और वहां क्लोरीन जाएगा वो टर्शरी होता है, फिर आता है सेकेंडरी, फिर होता है प्राइमरी, और फिर आप कह सकते हो मीथेन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है। ये किस बेसिस पे आया, ये मैं आपको एक अलग से बात लिखाना चाहता हूं, अलग से आप इसको लिख लें। ये किस बेसिस पे आया, क्योंकि हर चैप्टर में इसका यूज होने वाला है, तो जब हर चैप्टर में यूज होगा तो इसको हम लिख ही लेते हैं, फिर तो अलग से आप इसको लिखिएगा। देखो ऐसा होता है, कोई भी रिएक्शन जनरली एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती है, उसको कंप्लीट होने में एक से ज्यादा स्टेप्स लगते हैं। तो पहले स्टेप में क्या बना, पहले स्टेप में ऐसा कुछ हम मान के चलते हैं, नोट में ये बात आप मेंशन कर लीजिएगा अलग से, इस रिएक्शन से उसका लेना देना नहीं है। आप ऐसा मान के चलिए एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से क्या बनता है, पहले आई बनता है, आई फॉर क्या होता है, इंटरमीडिएट, और ये स्टेप जो होता है ये जनरली स्लो होता है, और बाद में इंटरमीडिएट का कन्वर्जन किसमें होता है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और ये स्टेप यहां का कैसा होता है, फास्ट होता है। हालांकि केमिकल काइनेटिक्स में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, फिर भी मैं आपको यहां पर दोबारा से बता रहा हूं। ये लिखेंगे आप, एक जनरल स्टेटमेंट होता है, जनरल स्टेटमेंट ये है, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ, लिखिएगा साथ में नोट में आप ये लिखेंगे, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, या मोर द रेट ऑफ रिएक्शन, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, मोर द रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा थोड़ी सी कंट्रोवर्सी दिखती है इस स्टेटमेंट में, जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रही होगी। हम कह रहे हैं कि ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट बनने का रेट उतना ही ज्यादा होगा। अरे भाई अगर ये स्टेबल हो गया तो प्रोडक्ट बनेगा कैसे? अगर ऐसा आपके दिमाग में आ रहा है तो हम आपको बता दें, अगर एक रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में चलती है तो जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और हम फिर फास्ट स्टेप को देखते ही नहीं है, हम केवल ये देखते हैं कि स्लो स्टेप के रेट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा कोई एफर्ट जो स्लो स्टेप के रेट को बढ़ाएगा वो ओवरऑल रिएक्शन के रेट को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वहां से आपको समझ में आएगा। मान लो कि एक बिल्डिंग बन रही है, ये बिल्डिंग दीवार खड़ी हो रही है, इसमें ईंटें लग रही हैं, इस तरीके से ब्रिक्स की चुनाई की जा रही है, दो लोग काम कर रहे हैं। एक यहां पर होता है जिसको बोला जाता है मिस्त्री, और दूसरा होता है एक लेबर। इसका काम है ये मसाला तैयार करना, ब्रिक्स को यहां पर पेस्ट किया जाएगा, उसके लिए क्या करेगा, ये यहां पर मसाला तैयार करेगा। ये क्या करता है, ये 1 घंटे में यहां पर इन 1 आवर ये 1000 ब्रिक्स लग जाती हैं, उतना मसाला ये तैयार कर देता है। और ये 1 घंटे में क्या कर पाता है, ये केवल 50 ब्रिक्स को ही यहां पर चिपका पाता है। तो पहला एक स्टेप तो है ये फास्ट, दूसरा स्टेप कैसा है, ये स्लो। भाई अगर आपसे पूछा जाए कि 2 लोग काम कर रहे हैं, एक मिस्त्री और एक लेबर, बताओ रिएक्शन का या बिल्डिंग बनने का ओवरऑल रेट क्या होगा, तो ओवरऑल रेट जो होता है वो कहां से आता है, स्लो से। अरे भाई ये 1 घंटे में भले ही मसाला तैयार कर लेता है 1000 ईंटों का, लेकिन 1000 ईंटें चिपक थोड़ी ना पाती हैं, तो जो बिल्डिंग बनने का ओवरऑल रेट होगा वो क्या होगा, 50 ब्रिक्स पर आवर। अब अगर आपको ओवरऑल बिल्डिंग बनने का रेट बढ़ाना है तो एक और लेबर ऐड करने से क्या रेट बढ़ पाएगा, नो। कैसे बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा जब आप एक और मिस्त्री यहां पर ऐड करोगे। तो
जब भी कोई प्रोसेस 2 स्टेप में चलती है तो हमेशा उस पे फोकस किया जाता है जो स्टेप स्लो होता है, उसके रेट को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे ही है क्या, यहां पर ये 2 स्टेप्स हैं। एक स्टेप क्या है, आर से आई बन रहा है, ये स्टेप स्लो होता है, और आई से प्रोडक्ट, ये स्टेप कैसा होता है, फास्ट। तो हमें इसके रेट को अगर हम बढ़ा दें तो ओवरऑल रिएक्शन का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इसके रेट को बढ़ाने के लिए जरूरी है ये कैसा हो, स्टेबल हो। जब ये स्टेबल होगा तो ये इजीली बनेगा तो इसका रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। तभी मैंने आपको स्टेटमेंट लिखाया है, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, मोर द रेट ऑफ रिएक्शन, ये होता है। अच्छा, यहां का इंटरमीडिएट क्या है, ये आपने एक जनरल नोट कर लिया होगा, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, मोर द रेट ऑफ रिएक्शन। तब आप लिखोगे, अब इस रिएक्शन पे आते हैं, यहां का इंटरमीडिएट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन जो चल रही है, इसी का जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन में लिखोगे आप एक्सप्लेनेशन में इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन इज कार्बन फ्री रेडिकल। इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन इज कार्बन फ्री रेडिकल, फुल स्टॉप। एज वी नो, more the stability of reaction more the stability of carbon free radical, more the rate of reaction. Hence order of reactivity is, जहां पे फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा, फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल तो यहां बनेगा। देखो बेटा, ये कार्बन हमने लिया, ये CH3 है, ये हालांकि टॉलीन है, बट ये वाला जो कार्बन होता है, इस कार्बन को हम कहते हैं, यहां पर हम लिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन बोला जाता है। ध्यान देना, अगर इसका हम एक H निकाल लें, H निकालने के बाद यहां कार्बन पे क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये टॉलीन है, यहां का फ्री रेडिकल क्या बनेगा बेटा, फ्री रेडिकल आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो, H निकाला, H फ्री रेडिकल निकाला, तो यहां जो फ्री रेडिकल बनेगा वो क्या बनेगा, ये CH2 और कार्बन पे आ जाएगा फ्री रेडिकल। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे बेंजाइल फ्री रेडिकल। एक काम करते हैं, थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, बस लिख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमने क्या लिया, यहां पर ये हमने टॉलीन ले लिया, और आपको बता दें इस वाले कार्बन को हम क्या कहते हैं, इस वाले कार्बन को हम कहते हैं बेंजाइलिक। अब डबल एल है या सिंगल एल है पता नहीं मुझे, बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। और यहां का जो फ्री रेडिकल होगा वो होगा ये CH2, इसको हम बोलेंगे बेंजाइल फ्री रेडिकल। यहां रेजोनेंस होता है, इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिससे ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल, और फिर ये कार्बन, इस कार्बन को बोला जाता है एलाइलिक कार्बन। हालांकि यहां एडिशन रिएक्शन भी हो सकती है, तो यहां एक कुछ स्पेशल कंडीशंस देनी पड़ती हैं तभी सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन फिर भी हम रिएक्टिविटी यहां पर लिख रहे हैं। ये एलाइलिक कार्बन होता है, C फॉर ये कार्बन है। यहां का जो फ्री रेडिकल होगा वो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, ये फ्री रेडिकल आएगा, इसको बोला जाएगा एलाइल फ्री रेडिकल। यहां भी रेजोनेंस है, 2 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। फिर ये हम ले लेते हैं टर्शरी, डायरेक्टली लिख रहे हैं, फिर ले रहे हैं सेकेंडरी, और फिर ले रहे हैं प्राइमरी, और फिर ले रहे हैं मीथेन। अगर हमने टर्शरी लिया है तो आप ऐसा मान के चलिए CH3, CH3, ये फ्री रेडिकल CH3, ये टर्शरी फ्री रेडिकल बन गया। इसका सेकेंडरी जो बनेगा ये हमने लिया यहां पर CH3, CH3, और ये H ले लिया, ये फ्री रेडिकल बन गया सेकेंडरी का। प्राइमरी का हमने इस तरीके से लिया CH3 CH2, ये फ्री रेडिकल ले लिया।
और मीथेन से जो हमने लिया वो ये फ्री रेडिकल लिया, मिथाइल फ्री रेडिकल। तो बेटा होता क्या है, आप यहां पर आपके पास तो जगह होगी, आप यहां ऐसे नीचे की तरफ एरो लगाते हुए एक लाइन खींचोगे और आप लिखोगे डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं इनकी स्टेबिलिटी घटती है, फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी घटती है। ये रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल है, यहां भी रेजोनेंस है बट उतने स्ट्रक्चर्स नहीं है, टर्शरी है, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स 9 होते हैं यहां पर। ये स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से समझाई गई है इसकी, बाकी यहां से यहां तक ये 2 रेजोनेंस से समझाए गए हैं। तो वो आपको मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह ये सब आने चाहिए, वहां पे आपको इनके एप्लीकेशंस में पढ़ाया जाता है। कुल मिला के यहां से यहां जाते हो तो क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स घटती है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स घटती है। इससे क्या होता है, इंटरमीडिएट की अगर स्टेबिलिटी घटेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, घटेगा। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आएगा वो क्या होगा, इसका ज्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर टर्शरी होगा, फिर ये होगा प्राइमरी, फिर ये। हालांकि हमने यहां पर जो स्टार्ट किया था वो टर्शरी से किया था। आगे बात करते हैं थोड़ी सी और इस रिएक्शन के बारे में, इसको जरा रब कर लेते हैं फिर मिलते हैं। तो ये हमने पढ़ा था जो एल्केन की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो क्या होगी। हालांकि 12th में इतना डिटेल में नहीं आएगा, लेकिन समझने के लिए यहां तक जाना ही पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस क्या होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, ये बेटा फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर क्लोरीन, क्वेश्चंस भी आए हैं यहां से, ब्रोमीन और ये आयोडीन। इसको समझाया गया है कैसे, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। C बॉन्ड F की बॉन्ड एनर्जी, मतलब ये समझाया गया है, जब हम इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन है, जब आप यहां से यहां जाओगे, बॉन्ड स्टेबिलिटी या इसी को हम कहेंगे और बॉन्ड एनर्जी ऑफ C बॉन्ड X यहां से यहां जाने पर घटती है। मतलब C और F के बीच जो बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, इजीली बनेगा। C और Cl के बीच उससे कम स्टेबल है, तो उतना आसानी से नहीं बनेगा, इसलिए जो रेट होता है वो घट जाता है। ठीक है, तो ये बात की हम लोगों ने क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन की। क्या प्रॉब्लम होती है फ्लोरीनेशन के साथ, बताते हैं आपको। अब जो हम आए हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका जो चल रहा है, पहली रिएक्शन का ही। पहली रिएक्शन थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है इसमें, हालांकि दूसरी भी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। कुछ रिएक्शंस ऐसी आएंगी जो 2 लाइन में ही खत्म हो जाएंगी, लेकिन यहां तो पढ़ना पड़ेगा, बीच के स्टेप से क्वेश्चंस आते हैं। फ्लोरीनेशन के साथ क्या दिक्कत है, अगर हम डायरेक्ट फ्लोरीनेशन कराएं, जैसे हम क्लोरीनेशन और आयोडीनेशन करा रहे थे। डायरेक्ट फ्लोरीनेशन में जैसे हमने क्या किया, RH इसको ट्रीट किया फ्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बनेगा यहां पर RF और क्या बनेगा, HF। और इसका डेल्टा H जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव नहीं, इनफैक्ट हाईली नेगेटिव होता है। हाईली नेगेटिव क्यों है, जो H और देखो, जब बॉन्ड बनता है कोई नया तो एनर्जी निकलती है, और जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी देनी पड़ती है। तो जो बॉन्ड तोड़ना पड़ा वो R और H के बीच का था, बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती है, मतलब C और H का। F और F का वो भी बहुत ज्यादा तगड़ा बॉन्ड नहीं होता है। जो बॉन्ड H और F के बीच का है इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, मतलब H और F के बीच बॉन्ड बना तो एनर्जी निकली, और जो एनर्जी निकलती है वो बहुत ज्यादा होती है। फिर क्या दिक्कत होती है, एनर्जी जहां निकली और ऊपर से फ्लोरीन कैसा है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी है, तो तेजी से बनेगा H बॉन्ड F। एनर्जी जब तेजी से निकलेगी तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई, ये रिएक्शन हो गई, ऐसा नहीं होती है रिएक्शन, होती है बट कराने वाला रहता नहीं है। तो ये रिएक्शन कैसी होती है, ये एक्सप्लोजिव होती है, तो इसलिए डायरेक्ट फ्लोरीनेशन नहीं कराया जाता है। तो आप इसको लिखिएगा, जैसे भी आप एस्ट्रिक बना के, स्टार बना के, नोट कैसे जैसे भी आप लिख रहे हैं तो लिखिएगा, डायरेक्ट फ्लोरीनेशन इज एक्सप्लोजिव ड्यू टू। ये पूछा जाता है एग्जाम में, क्यों एक्सप्लोजिव है,
ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ H बॉन्ड F। तो हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन को नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए? लिखें फुल स्टॉप के बाद टू प्रिपेयर फ्लोरोएल्केन, टू प्रिपेयर फ्लोरोएल्केन स्वार्ट्स रिएक्शन इज यूज्ड। जो हम रिएक्शन यूज करते हैं उसका नाम क्या होता है? स्वार्ट्स रिएक्शन। बेटा कुछ नेम रिएक्शंस भी आपके यहां पूछी जाती हैं। जो नेम रिएक्शंस पूछी जाएंगी उनमें स्वार्ट्स रिएक्शन भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। टू प्रिपेयर फ्लोरोएल्केन स्वार्ट्स रिएक्शन इज यूज्ड। लिखें फुल स्टॉप के बाद इन दिस रिएक्शन क्लोरो और ब्रोमोएल्केन, क्लोरो या ब्रोमोएल्केन इज ट्रीटेड विद इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स एज AgF और SbF3 और Hg2F2 इनसे ट्रीट करते हैं। क्या होती है रिएक्शन देखिएगा, इसमें हम Rx लेंगे। Rx क्या होगा? यहां पर X का मतलब Cl या फिर क्या है Br, इसको लेंगे और इसकी रिएक्शन हम करा देंगे किसी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड AgF, SbF3 या इससे। तो यहां पर क्या होगा? यहां बनेगा RF यानी फ्लोरोएल्केन जो हम बनाना चाहते थे और साथ में बन जाएगा ये AgX। मतलब हमें अवॉइड करना था H बॉन्ड F बनना, वो यहां पर अवॉइड हो गया। तो दिस इज स्वार्ट्स रिएक्शन। तो फ्लोरिनेशन के साथ क्या कॉम्प्लिकेशन था आपको समझा दिया गया। आयोडीनेशन के साथ क्या कॉम्प्लिकेशन है देखिएगा। अगर हम आयोडीनेशन कराएं, देखो बेटा नेक्स्ट एस्टरिक आ जाएगा। अगर आप आयोडीनेशन कराना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा, नहीं बिल्कुल होगा, प्लस I2 इन द प्रेजेंस ऑफ सूर्य भगवान क्या बनेगा? Ri, साथ में क्या होगा? HI। जो HI होता है, HI में जो आयोडीन है वो -1 में है। आयोडीन -1 में बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। पढ़ा भी है आप लोगों ने, डाउन द ग्रुप जाने पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है वो घट जाती है, तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं है। जो HI होता है वो I- से I2 में कन्वर्ट होना चाहता है, तो I- से I2 में जाएगा, मतलब माइनस से 0 में जाएगा, तो अपना क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या बोला जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो कहा जाता है जो आयोडीनेशन अगर आप डायरेक्ट करा रहे हो तो आयोडीनेशन रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल क्यों होता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर ऑफ HI। तो लिखेंगे आप डायरेक्ट आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर ऑफ HI, हेंस यील्ड बाई IELD, जो भी EIELD या जो YIELD जो भी हो, यील्ड का मतलब होता है जो ये बनेगा उसकी अमाउंट। यील्ड ऑफ आयोडोएल्केन इज वेरी लेस। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब इधर चलेगी इधर चलने लगेगी, तो ज्यादा आयोडोएल्केन आपको नहीं मिल पाएगा। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर ऑफ HI दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, हेंस यील्ड ऑफ आयोडोएल्केन इज वेरी लेस। हमें अगर आयोडोएल्केन की यील्ड बढ़ानी है तो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट कराना पड़ेगा, और फॉरवर्ड शिफ्ट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे ही HI बने उसको मार दो, वहीं पे खत्म कर दो, मर्डर कर दो उसका HI का, जिससे क्या होगा? रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा पाएगी। तो क्या करेंगे? नई लाइन से लिखें टू ऑब्टेन गुड यील्ड ऑफ आयोडोएल्केन रिएक्शन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एज, कौन से होते हैं? एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में मैं नाम लिखा रहा हूं आपको कुछ, HiO3, HNO3 और HGO, इनकी प्रेजेंस में कराते हैं। इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का काम क्या होता है? लिखें फुल स्टॉप के बाद दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रिएक्ट विद HI को खत्म कर देते हैं, एंड शिफ्ट द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। किसी एक को आप ले लें, काम चल जाएगा। क्या होगा? जैसे अगर हमने HiO3 लिया है तो ये HI से रिएक्शन करेगा, HI 5 लेने पड़ेंगे, यहां बनेगा 3I2 प्लस एक आयोडीन और ये 5 आयोडीन, ये के 6, 3I2 प्लस 6H2O। इस तरीके से HI जैसे ही बनेगा उसे मार दिया जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा पाएगी।
तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आइडो एल्केन की अच्छी यील्ड ऑब्टेन कर लेते हैं। तो अगर किसी भी रिएक्शन को सही तरीके से पढ़ना हो, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बेटा जी टाइम लगता है। एक रिएक्शन पढ़ी है कहने को आपने, जिसे हम एक लाइन में भी खत्म कर सकते थे, बट हमने इसमें डिटेल्ड स्टडी की। अभी बहुत डिटेल में तो पढ़ा ही नहीं है। हेलोजेंस की सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी को सेलेक्टिविटी से भी मैच कराया जाता है, फिर मेजर प्रोडक्ट निकाला जाता है। अब तो वो इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जाम्स में भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी वो 13th के बैच में तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन पूछा नहीं जाता है एग्जाम में। अब आजकल थोड़ा सिलेबस लिमिटेड कर दिया गया, सरफेसियल ही पूछते हैं एग्जाम्स में। तो अभी भी बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है इसके बारे में, लेकिन फॉर 12th जेईई मेन इट इज मोर देन इनफ। तो होपफुली आपके समझ में आई होगी ये रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम और रिएक्शंस की बात करेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। आधे घंटे से ऊपर का लेक्चर हो चुका है, इससे ऊपर का लेक्चर हम प्रिफर करते नहीं है बच्चों के लिए, 12th वालों के लिए। 13th वालों के लिए कितने भी घंटे का बना दो लेक्चर, वो उनकी साइकोलॉजी चेंज हो चुकी होती है, वो पढ़ लेते हैं, वो 4-4, 5-5 घंटे का भी लेक्चर देख लेंगे ब्रेक लेके। तो लेकिन आप लोगों के लिए ये टाइम सही है इतना, तो इसको तैयार कीजिएगा। प्रमोट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो लेक्चर को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।